हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी के बारे में पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में जानना। तो लोगों को जानने की भी इच्छा थी कि पृथ्वी के अंदर क्या है, और साइंटिस्टों ने भी जानने की इच्छा की कि पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है। दो ही स्रोत हो सकते हैं अंदर जानने के बारे में, ठीक है। कैसे? एक प्राकृतिक स्रोत हो सकता है और दूसरा अप्राकृतिक, मतलब नेचुरल और अननेचुरल। मतलब एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके पृथ्वी के अंदर जानने के लिए जो चीज है, स्रोत है, तो वो क्या है? पहला हम बताएंगे प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है? पृथ्वी के अंदर जानने के लिए तो किस चीज तरीके से पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो और कितनी गहराई है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है? पहला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का क्या है? ज्वालामुखी से जो चीज निकलती है, लावा है, मैग्मा है, तो उसके जो कण निकलते हैं बाहर, उससे पता लगाया जाता है कि पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई तक है और पृथ्वी के अंदर क्या है, ठीक है। अब दूसरा है भूकंप। सॉरी, दूसरा है भूकंप, ठीक है। भूकंप से भी पता लगाया जाता है कि सबसे मेन कारण जो है प्रत्यक्ष स्रोत में, तो मेन कारण है भूकंप से। भूकंप स्रोत से पता लगा सकते हैं, क्योंकि भूकंप ज्वालामुखी सिर्फ 60 किलोमीटर के दायरे में रहता है। ज्वालामुखी मैक्सिमम 60 किलोमीटर के दायरे में रहता है, तो इससे ज्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन भूकंप क्या है? 100, 200, 400, 800, 1000 किलोमीटर तक नीचे दायरे में जाता है। तो इससे इससे और इसका जो नापने का वो होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ की सहायता से ये किलोमीटर को नापता है कि कितने किलोमीटर तक अंदर तक भूकंप आया है, ठीक है। तो मेन चीज है, इसमें भूकंप से पता लगाया जा सकता है कि कितने किलोमीटर तक अंदर भूकंप आया है, और उसके बारे में रिसर्च पता लगाई जा सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली स्रोत। अब इनडायरेक्टली स्रोत में क्या है? वैज्ञानिकों ने, मतलब अगर उसके अंदर इतने किलोमीटर तक, जैसे हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो हमारा केंद्र कहाँ, कितने किलोमीटर पे है? यहां से यहां तक कितने किलोमीटर पे है? 6371 किलोमीटर। जो आधा हिस्सा है पृथ्वी के, आधा हिस्सा सिर्फ केंद्र, वो है 6371 किलोमीटर। लेकिन ज्वालामुखी कितने किलोमीटर तक दायरे में आते हैं? 60 किलोमीटर तक, ठीक है। और जो साइंटिस्टों ने पता लगाया है, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कोला क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के कोला क्षेत्र में एक खुदाई की गई थी साइंटिस्टों द्वारा। तो वो कितने किलोमीटर तक की गई थी? सिर्फ 12 किलोमीटर तक की जा सकी थी, क्योंकि 12 किलोमीटर की ज्यादा अंदर नहीं की जा सकती, क्योंकि बस सिर्फ इतना ही की जा सकती थी। उन्होंने भरसक प्रयास किया था कि और अंदर खुदाई की जा सके, लेकिन नहीं की जा सकती थी, ठीक है, क्योंकि उसमें जान आने का मतलब बन सकता था, ठीक है। सिर्फ 6371 किलोमीटर इसका जो त्रिज्या है, आर 6300 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी के आधे हिस्से में कितना है? 6371 किलोमीटर। सिर्फ हम लोग कहां पर जा पाए हैं? सिर्फ 12 किलोमीटर तक, ठीक है। और जो खादानों की खुदाई होती है, तो वो कितने किलोमीटर के दायरे में होती है? 10 से 12 किलोमीटर, या 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही हो पाती है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो पाती है। सिर्फ 12 किलोमीटर तक जा सके हैं। तो सोचो, अगर 6371 किलोमीटर और हम लोग कहां तक जा पाए हैं? 12 किलोमीटर, मतलब 0.2% तक ही हम जमीन के अंदर जा पाए, इतने में से 0.2%, ठीक है। तो कुछ स्रोत हैं, जैसे इसके अप्रत्यक्ष के क्या है? पहला है घनत्व, ठीक है। घनत्व से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? ताप, ठीक है। तीसरा क्या है? ताप। ये है अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। ये है प्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। क्योंकि जा तो सकते नहीं इतने किलोमीटर अंदर तक, तो साइंटिस्टों ने क्या है, इस स्रोतों से
ऊपर ही ऊपर से पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, तो इस कारणों से भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इन कारणों से कैसे कैसे पता लगाया सकता है, तो आज अब उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये लिख लो। पहले हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, जैसे घनत्व, घनत्व के बारे में बात करेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी जैसे ये है पृथ्वी, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है 6371 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी के अंदर दाब बहुत है, दाब मतलब प्रेशर इतना तेज है कि उसका घनत्व बढ़ जाता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। जैसे एक सरल तरीके से मैं बताऊं, अगर ये है, ये स्केल, ये मेरा इरेजर है, अगर मैं इसको ये दाब प्रेशर लगाऊंगा तो ये इसका ये टूट जाएगा, इसका घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कोई भी चीज है, इसको मैं तोड़ूंगा तो ये ज्यादा पिचकाऊंगा तो प्रेशर लगाऊंगा तो इसका मतलब ये टूट जाएगा और इसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर, मैं दाब से पहले शुरुआत करता हूं। दाब, ठीक है, दाब यानी साइडों में क्या है, दाब प्रेशर ज्यादा है क्योंकि अंदर भी परतें हैं, अंदर इतनी परतें हैं, उन परतों का दाब पड़ता है, इतना तेज प्रेशर पड़ता है कि उसका घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो इतना प्रेशर दाब पड़ता है कि उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब घनत्व बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका ताप भी बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ताप बढ़ेगा। तो एक चीज और बताऊं मैं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जब प्रेशर यहां पर बढ़ेगा तो ये कोई चीज इतनी है तो वो इतनी चीज हो जाएगी। ठीक है, अब जब घनत्व इतना है, उसका नॉर्मली घनत्व इतना है और यहाँ से प्रेशर बढ़ रहा है डबल ट्रिपल, ठीक है, तो यहाँ से ये वाली चीज इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन कितनी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से जैसे ये पृथ्वी है और ये बीच का क्रूड है, तो यहाँ पर प्रेशर ये भी बढ़ रहा है, इस तरीके से भी प्रेशर पड़ रहा है, तो इतना दाब पड़ता है कि वो इतनी बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ये पृथ्वी चारों तरफ से क्रूड अन्य चीजों से घिरी हुई है। परत मोटी मोटी चट्टान है, परतें अंदर है। ठीक है, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती है, तो घनत्व बढ़ा। ठीक है, अब क्या है, जब दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। अब घनत्व बढ़ेगा तब हमारा क्या है, लास्ट में ताप भी बढ़ेगा। ताप मतलब टेम्परेचर, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे अब यहाँ है, टेम्परेचर था पहले, मतलब मान के चल लेते हैं टेम्परेचर था है कम से कम 40 का टेम्परेचर। जब ये बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये चीज बड़ी भी, घनत्व भी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब, अब क्या है कि जब चारों तरफ से प्रेशर यहाँ से पड़ रहा है, अब ये चीज घनत्व बढ़ नहीं सकता क्योंकि हम कितना भी इस पर दाब लगा लें लेकिन घनत्व बढ़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ से चट्टान है, परतें, वो क्या है, इस घनत्व को रोके हुए हैं। तो क्या है, जो अगर टेम्परेचर इसका ज्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो चीज क्या है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होती जाएगी और लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी। लेकिन यहाँ से तो परतें चट्टाने हैं, लेकिन वही लिक्विड क्या है, ठोस रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रेशर बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा और घनत्व बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे तरीके से मैं कैसे समझाऊं, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, यहां हमारा किलोमीटर है 6371 किलोमीटर। ठीक है, केंद्र में आधा, पृथ्वी हमारे आधा 6371 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या है, अब हमारा क्या है, यहां पर हमारा एक क्रूड है बीच में। ठीक है, अब इसको बोलते हैं हम क्रूड। ठीक है, एक और परत है, इसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मेंटल। और तीसरा यहां पर है, ये बोलते हैं इसको भूपर्पटी, मतलब क्रस्ट। ठीक
ठीक है। तो क्रस्ट पहले ऊपरी परत है भूपर्पटी, फिर है निचली परत है मेंटल, फिर उससे अंदर जो परत है उसको बोलते हैं क्रूड। तो हमारी पृथ्वी क्या है, तीन परतों में विभाजित की गई है। जो हमारी पृथ्वी को यानी आंतरिक स्तर को, पृथ्वी को पृथ्वी के आंतरिक स्तर को ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक कौन है, स्विस। भूवैज्ञानिक कौन है, स्विस। इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक स्तर को 3 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में, 3 भागों में। स्विस नामक वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक, ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया था। तो क्या क्या है, अंदर का जो स्तर है, पहला है क्रूड, ठीक है, और दूसरा स्तर है हमारा ऊपरी परत, उसको बोलते हैं मेंटल, और तीसरा जो ऊपर की जिस पर हम रहते हैं उसको बोलते हैं भूपर्पटी यानी क्रस्ट। तो ये 3 चीजों में विभाजित किया गया है। तो हम इसके बारे में शुरुआत से जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उसको ये समझ में आ गया होगा आपको, जब दाब बढ़ेगा, दाब क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं ऊपर, तो ऊपर रहते हैं तो सीधी सी बात है यहाँ दाब बढ़ेगा। अब फिर इसमें बढ़ रहा है, मेंटल में दाब बढ़ रहा है, जो मेंटल का अब इन दोनों का दाब, मतलब भूपर्पटी का और मेंटल का दाब यहाँ क्रूड पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो दाब बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। अगर दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, अगर दाब बढ़ेगा तो तीनों चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, ये यहां पर है, तो हमने क्या है, ये है और एक ये है, तो हमने एक हिस्सा यूं काट लिया है, इस हिस्से को हम यहां काट लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम यूं बनाते हैं, ये इस तरीके से हमने इसको बना लिया, मतलब पृथ्वी का एक त्रिज्या ले ली, ये वाली, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, तो हमने ये वाला इसके स्तर ले लिया, ये वाला एक तरबूज की तरह हमने काट लिया। तो इसको हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला हमें जानकारी मिलती है, हमारी जो पहला क्रस्ट है, हम उसके बारे में जानकारी करते हैं। जैसे इस तरीके से यूं करके, ये क्या है, ये वाली चीज, ये वाला है, इसको बोलेंगे भूपर्पटी, मतलब क्रस्ट, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्रस्ट। जिस पर हम रहते हैं उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट भी 2 तरीके के होते हैं, इसको हम काट देते हैं। क्रस्ट एक ऊपरी क्रस्ट, एक ऊपरी क्रस्ट और एक दूसरा है निचला क्रस्ट। ये तो हमारा हो गया ऊपरी क्रस्ट। अब एक है ये ऊपरी क्रस्ट और ये है हमारा निचला क्रस्ट, ठीक है। इसके बारे में पहले पता करेंगे। तो ऊपरी क्रस्ट में हम रहते हैं, यहाँ पर जैसे पेड़ पौधे, जमीन और बिल्डिंग वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो हमारे ऊपरी क्रस्ट में है, ठीक है। महासागर, महाद्वीप, वो सब ऊपरी क्रस्ट में है। तो ऊपरी क्रस्ट का घनत्व कितना है, इसका घनत्व, इसके बारे में बात करेंगे। ऊपरी और ये दोनों का घनत्व, ये दोनों का घनत्व, क्रस्ट का घनत्व, इसको बोलेंगे क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट इन दोनों का घनत्व कितना है, घनत्व 2.75 से और 2.75 से
2.90। घनत्व हमारा इतना है। क्रस्ट क्रस्ट का मतलब भूपरपटी का, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसका घनत्व कितना है 2.75 से 2.90 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इस घनत्व, ये है इतना, इसका हो गया घनत्व। इसकी दूरी कितनी है इस हिस्से की, यहां से यहां तक दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक, यानी ऊपरी क्रस्ट की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर लगभग है। हम जो भी बात करेंगे इसमें है वो लगभग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब 30 किलोमीटर अंदाजा, 30 किलोमीटर साइंटिस्टों ने जो लगाया वो लगभग 30 किलोमीटर, क्योंकि इसके अंदर नहीं जा सकते हैं तो वो लगभग एवरेज ही आता है। ठीक है, इसकी दूरी, ऊपरी क्रस्ट की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, अब यहां से यहां तक दूरी कितनी है 30 से 100 किलोमीटर के दायरे में, यहां से 30 से 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है। तो मतलब 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का दायरा क्रस्ट में आता है, भूपरपटी में आता है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से समझते जाइए। ठीक है, अब क्या है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट किसको बोलते हैं, जैसे हमारा ये क्रस्ट में क्या है, महासागर भी आते हैं और महाद्वीप भी आते हैं। महासागर और महाद्वीप तो दोनों क्या है, तो इसमें क्या है मैं बता दूं, जैसे ये हमारा क्रस्ट है। ठीक है, इस 3 तरीके से, जो ऊपरी क्रस्ट हो गया, ये निचला क्रस्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे हमारा ये जमीन है, पेड़ पौधे हैं, यूं करके पेड़ पौधे हैं, और ठीक है ये ऊपर, लेकिन हमारा कभी गड्ढा भी तो आया था, यहाँ समुद्र हो गया, ये महासागर हो गया। तो इतना इतना जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोई मोटी भी होती है और पतली भी होती है। जैसे यहाँ मोटी मोटी हो गई, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये मोटी मोटी हो गई, इसकी जो प्रॉपर्टी हो गई प्लेट, यहाँ से यहाँ तक मोटी हो गई, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, और महासागर, यहाँ पे आ गया हमारा महासागर, यहाँ पेड़ पौधे आ गए, जमीन हो गई, और यहीं से महासागर भी तो आ जाते हैं, इस तरीके से महासागर आ गया। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पतली हो जाती है यहाँ तक, यूं, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से यूं यहाँ तक पतली हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, दोबारा से बताऊं, जैसे यूं है। ठीक है, अब यहाँ हम चलते हैं, पेड़ पौधे हैं इधर। ठीक है, इस तरीके से। तो महासागर क्या है, महासागर यूं है, इस तरीके से गड्ढा भी आ जाता है। तो इस तरीके से ये तो मोटी परत हो गई और ये निचली परत हो गई, क्योंकि इसमें महासागर है। ठीक है, तो महासागर होगा तो परत पतली होगी, और नहीं होगा तो परत मोटी होगी। तो इसलिए ऊपरी परत और निचली परत। ठीक है, तो तो मैक्सिमम कहाँ से जाता है 1 से 30 किलोमीटर तक तो ये जाता है ऊपरी परत। ठीक है, और महासागर होंगे तो फिर निचली परत को 100 किलोमीटर तक चला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मेंटल, इसको 2 भागों में बांट लेंगे। तो ऊपरी भाग हो गया क्रस्ट, और ये हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया मेंटल। ठीक है, और ये वाला हिस्सा हो गया कौन सा, क्रूड। ठीक है, मेंटल को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक तो ये हो गया ऊपरी मेंटल, ये हो गया निचला मेंटल। ठीक है, और ये इसको भी हम 2 भागों में बांट लेंगे, ऊपरी क्रूड और निचला क्रूड। ठीक है, ऊपरी मेंटल यहाँ लिखा हुआ है, और निचला, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ये 2 भागों को हमने पढ़ लिया। अब इसका घनत्व कितना था 2.75 से 2.90, और दूरी कितनी थी पूरी, यहाँ तक ऊपरी तो 30 किलोमीटर तक संभाल लेंगे, और जब पूरा क्रस्ट संभाल लेंगे तो 100 किलोमीटर के दायरे में फैलता है, लेकिन यहाँ 100 किलोमीटर यहाँ तक फैल जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये कितना है 700 किलोमीटर, यानी बीच वाला हिस्सा ये कितना है 700 किलोमीटर। तो 700 किलोमीटर ऊपरी मेंटल कितना है यहाँ तक, यानी ये तक, और ऊपरी मेंटल के नीचे और निचले मेंटल के ऊपर ये बीच का हिस्सा कितना है, यहाँ 100 किलोमीटर से यहाँ तक 700 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऊपरी मेंटल में ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, और निचला मेंटल यहाँ से लेके यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच में, पहले यहाँ लिख देता हूं मैं,
30 से 100 किलोमीटर के बीच, 30 से 100 किलोमीटर के बीच क्या है, क्रस्ट। ठीक है, 100 से 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर के बीच क्या है, मेंटल। ठीक है, और 2900 से 6371 किलोमीटर के बीच क्या है, क्रूड। ठीक है, तो 6371 के बीच इतना इतना हिसाब से है, और इसके नीचे मतलब निचली मेंटल के नीचे, ठीक है, ऊपरी ऊपरी क्रूड के ऊपर कितना है, 2900 किलोमीटर तक है। 2900 किलोमीटर से यहाँ तक 5150 किलोमीटर, और यहाँ से सीधा 6371 किलोमीटर, ये इतने इतने दायरे में फैला हुआ है। ठीक है, इतने इतने दायरे में फैला हुआ है। फिर इसके बारे में और जानकारी करते हैं। ठीक है, अब क्या है, ऊपरी मेंटल यानी मेंटल, मेंटल का घनत्व कितना है इसका, 2.90 से 4.75, इसका घनत्व कितना है, 2.90 से, यानी इस सबरे का घनत्व, यहां से यहां तक का घनत्व, यहां से यहां तक का घनत्व कितना है, 2.90 से 4.75, और ये इस पूरी का घनत्व कितना है, 2.75 से 2.90 तक। ठीक है, इसका घनत्व इतना है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें है ये वाला, यानी पूरी पृथ्वी का आयतन, जो मेंटल है, मेंटल पूरी पृथ्वी का आयतन 87%, पूरी पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी के आयतन, सॉरी, पूरी पृथ्वी के आयतन का 87% और द्रव्यमान, द्रव्यमान का 67% मेंटल है। ये क्रस्ट कितना कितना था, 0.5, इसका आयतन और द्रव्यमान इतना था, लेकिन जो मेंटल है उसका पूरी पृथ्वी के आयतन का 87% है, मेंटली मेंटल। यहां से मैं पेन ले लेता हूं, यहां से और यहां से और ये यहां से। ठीक है, इसका हिस्सा कितना है, घनत्व कितना है, मेंटल, मेंटल का 2.90 से 4.75। ठीक है, और यही वाला हिस्सा मेंटल का पूरी पृथ्वी के आयतन का 87% है और द्रव्यमान का 67%। ठीक है, तो मतलब क्या है, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, इस वाले क्रस्ट, क्रस्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को, पूरे हिस्से को, इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर बोलते हैं इसको, क्रस्ट को, क्रस्ट को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर, पूरा ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का। ठीक है, अब मेंटल को क्या बोलते हैं, पायरोस्फीयर, ये वाला हिस्सा। पायरोस्फीयर, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पायरोस्फीयर। तो ऊपर को लिथोस्फीयर बोलते हैं क्रस्ट वाले भाग को, और इसको बोलते हैं मेंटल वाले भाग को पायरोस्फीयर। ठीक है, अब क्रूड को भी दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं पहले मैं मेंटल के बारे में, मेंटल को, मेंटल दो बराबर भागों में, मेंटल दो भागों में बांटा जा सकता है, बांटा है, दो भागों में बटा है। ठीक है, एक कौन सा है, ऊपरी मेंटल, और दूसरा कौन सा है, निचला मेंटल। ठीक है, इसका घनत्व तो मैंने बता ही दिया, 2.90 से 4.75। अब क्या है, क्रूड, क्रूड के बारे में बात करेंगे। क्रूड को भी दो बराबर भागों में, पहला कौन सा है ऊपरी क्रूड, और दूसरा है निचला क्रूड। ठीक है, तो इसका घनत्व कितना है, इसका पूरे का घनत्व यहां से यहां तक, इस पूरे का घनत्व यानी क्रूड, क्रूड का घनत्व, ये पृथ्वी के निचला हिस्सा है,
कहाँ से 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक ऊपरी क्रूड है। 2900 किलोमीटर से 5150 एवरेजेबल ऊपरी क्रूड है। और यहाँ से यहाँ तक 6371 किलोमीटर है, मतलब निचला क्रूड। ठीक है, इसका घनत्व कितना है? घनत्व क्रूड, क्रूड का घनत्व कितना है? 11 से 13, मैं इसको बता दूंगा कैसे लिखते हैं इसको। 11 से 13 ग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें भी पर सेंटीमीटर क्यूब जुड़ेगा, और इसमें भी 2.90 से 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ कितना है? 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सोचो, अगर वहां ऊपर कितना था 2.90 और यहाँ नीचे कितना है 11.13, घनत्व इतना है, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे कोई ठोस धातु है। इसका घनत्व इतना है तो नीचे कोई ठोस धातु, जब जब ऊपर कम है, ऊपर पटी क्रस्ट पर, और नीचे हमारे जो केंद्र पर जाएंगे तो उसका घनत्व ज्यादा है। तो इसका मतलब साइंटिस्टों ने पता लगाया कि अंदर कोई ठोस चीज है, अंदर कोई लोहे का, चांदी का या फिर जिंक का, इस तरीके से कोई अंदर ठोस चीज है, इस तरीके से पता लगाया। तो इसी के बारे में अंदर उन्होंने पता लगाया। ठीक है, क्रस्ट, क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऊपर मेंटल को पायरोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, क्रूड, यानी पृथ्वी के बीच का हिस्सा। क्रूड को बेरीस्फीयर, क्रूड को बेरीस्फीयर भी बोलते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं बेरीस्फीयर। ठीक है, जब साइंटिस्टों ने सोचा, जब यहाँ का घनत्व 2.90 है, 2.75 से 2.90 है, और इसका घनत्व यहाँ तक 11.13, 11 से 13, तो कुछ ना कुछ अंदर ठोस चीज है। तो इसका एवरेज, पृथ्वी का एवरेज घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है। तो पृथ्वी का औसत एवरेज घनत्व, यहां से लेके यहां तक का एवरेज घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पायरोस्फीयर ऑब्लिक मेंटल, मेंटल को वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, परीक्षा में ये सब परीक्षा में कहीं ना कहीं से पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। तो ये सब कवर करवा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, किलोमीटर में कवर करवा दिया, घनत्व में कवर करवा दिया, मेंटल, क्रस्ट, क्रूड, ये क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके बारे में। ऊपरी क्रूड, ऊपरी क्रूड में यहाँ क्या है, यहाँ प्लाज्मा, प्लाज्मा टाइप में, एक द्रव टाइप में, मतलब ना पूरा लिक्विड है ना पूरा ठोस है। तो यहाँ क्या है, द्रव टाइप में, मतलब जो ठोस और द्रव का प्लस बन के बनता है। ठोस प्लस द्रव क्या बनता है? प्लाज्मा। मतलब गाढ़ा गाढ़ा बनता है, जैसे दही है प्लाज्मा टाइप में, बलगम होती है प्लाज्मा टाइप में, और रसमलाई होती है प्लाज्मा टाइप में, रबड़ी होती है प्लाज्मा टाइप में। इस तरीके से ये प्लाज्मा, नाक की बलगम होती है। तो इस तरीके से लावा टाइप में, लावा, इस तरीके से यहाँ पर एक लिक्विड फॉर्म में, प्लाज्मा टाइप में यहाँ लिक्विड है। ठीक है, तो क्या है इस साइड में, इस साइड में। ठीक है, ये है हमारा, ठीक है, ये है बना ले रहा हूं।
अब जो मेन मेन चीज है वो करा दे रहा हूं मैं यहाँ पर। ये हो गया 1 2 3, तो ये हो गया क्रस्ट या भूपरपटी, और ये हो गया हमारा क्या है, मेंटल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रूड। ठीक है, ये हो गया क्रूड। इसमें क्या है, इसमें क्रूड में क्या है, जो चीज पाई जाती है खनिज पदार्थ, तो उसमें क्या है, सियाल नाम, इसको सियाल भी बोलते हैं, सियाल। ठीक है, इसको सियाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सियाल, SiAl, सियाल का मतलब सिलिका, सॉरी, सियाल का मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इस भूपरपटी या क्रस्ट में ये दोनों पाई जाती हैं। ठीक है, ये खनिज पाए जाते हैं, सियाल। ठीक है, सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अब मेंटल में क्या है, मेंटल में इसको सीमा भी बोलते हैं। सीमा, सीमा का मतलब Si, तो इसको सियाल, सॉरी, इसको बोलते हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, ये कहां पर पाया जाता है, क्रस्ट में। और सीमा मतलब सियाल और सिलिका और मैग्नीशियम, तो सिलिका और मैग्नीशियम यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर निफे, इसको बोलते हैं निफे, NiFe। ठीक है, निफे का मतलब Ni मतलब Ni प्लस Fe। ठीक है, निफे का मतलब, इसका क्या मतलब है, निकिल, और इसका क्या मतलब है, आयरन। ये भरपूर मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, निकिल और आयरन इस क्रूड वाले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा एक ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया। ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा हो गया हमारा, ये वाला हिस्सा, ये वाला उससे हो गया क्रस्ट, और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा मेंटल, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा क्रूड। ठीक है, ऊपर का हिस्सा हो गया क्या है, ऊपरी क्रस्ट, और ये निचला क्रस्ट, ये ऊपरी मेंटल, निचला हो गया एंड निचला मेंटल। ठीक है, ऊपरी ऊपरी क्रूड और निचला क्रूड। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है, जानकारी क्या है, इस वाली लाइन को, जो इसमें बीच बीच में लाइन है, कि जब भी, जैसे ये लाइन है, ये वाली लाइन चल रही है यूं यूं करके, इस तरीके से लाइन चल रही है, अचानक वो लाइन, एक जैसी लाइन चल रही है, कुछ चीज है जो अचानक एक ही तरह की लाइन बन रही है, और अचानक बीच में से दूसरी लाइन चेंज हो जाए इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं, और फिर अचानक यहां से दूसरी लाइन चेंज हो जाए इस तरीके से। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, असंबद्धता, 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 यानी डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता मतलब डिसकंटिन्यूटी। वही इसमें है, जैसे कुछ चीजें यहाँ पर है, तो अचानक लाइन चेंज हो गई, यहाँ से लाइन चेंज हो गई, यहाँ दूसरी चीज हो जाती है, फिर अचानक चेंज हो गई, यहाँ कुछ और चीज चलती है, यहाँ कुछ और परत है, यहाँ कुछ और परत है, यहाँ कुछ और परत है। तो इसके बारे में बताऊं कि इस लाइन के अलावा इसको क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं कोनाड, कोनाड, या कहीं कहीं बोलते हैं कोनराड, कोनराड
असंबद्धता। ठीक है, कोनार्ड या कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब क्या है, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को बोलते हैं मोहोरविक, मोहोरविक असंबद्धता या मोहोरविक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये आता है ये वाली लाइन, ये दो लाइन हो गई, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, रेपटी, सॉरी रेपटी असंबद्धता। ठीक है, इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग, इस वाली लाइन को बोलेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, और इस वाली लाइन को बोलेंगे लेहमैन असंबद्धता, यानी लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूं कि यहां प्लेट कोई और है और यहां प्लेट कोई और है, तो इस बीच वाली लाइन को क्या बोलेंगे, कोनार्ड या कोनराड, कहीं कहीं कोनराड मिलेगा या कहीं कहीं कोनार्ड मिलेगा, असंबद्धता। ठीक है, अब यहां अलग प्लेट चल रही है, यहां अलग चल रही है किसी और चीज की, यहां अलग चल रही है, तो इसके बीच में जो कौन सा है, इसके बीच में यहां पर, यानी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता है। ठीक है, तो कोनराड और ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में कौन सी असंबद्धता है, मोहोरविक असंबद्धता। ठीक है, अब क्या है, कभी कभी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता है, तो रेपटी असंबद्धता। ठीक है, क्वेश्चन और आ सकता है कि निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच में कौन सी है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्वेश्चन आ सकता है कि ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच में कौन सी असंबद्धता है, तो लेहमैन। तो प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है, पहला है भूकंप, भूकंप ज्वालामुखी पढ़ते हैं पहले, ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी में क्या है, जैसे ये ज्वालामुखी है इस तरीके से। ठीक है, यहां से ज्वालामुखी निकलता है, लावा, मैग्मा किसे कहते हैं, जब अंदर तक कोई सामान, इसका जो मैग्मा है, लावा बाहर आने पर क्या होता है, इसको बोलते हैं लावा, और इसके अंदर जो रहता है, इसके अंदर यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, इसको मैग्मा, जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, लावा जब 60 किलोमीटर के दायरे में से अंदर से निकलेगा तो उस लावा का रिसर्च किया जाता है कि इसका जो टुकड़ा निकलता है वो गर्म भी होता है, गर्म होता है, और गर्म क्यों होता है, जब इस पर प्रेशर या दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो इसका, दाब बढ़ने से ताप बढ़ेगा। ठीक है, और दाब कब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से इसका घनत्व बढ़ता है, घनत्व कब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका मतलब लावा से ये रिसर्च किया जाता है कि कितने किलोमीटर अंदर से आया है और कितना दाब लगा, कितना घनत्व हुआ और कितना टेम्परेचर है। तो ये ज्वालामुखी के हिस्सों से पता लगाया जाता है कि ज्वालामुखी आते हैं तो उससे पता लगाया जाता है। ठीक है, एक तो ज्वालामुखी से प्रत्यक्ष स्रोत ज्वालामुखी, ये इसको हम प्राकृतिक स्रोत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत भी बोलते हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर को, अप्रत्यक्ष स्रोत को अप्राकृतिक स्रोत भी बोलते हैं, अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ज्वालामुखी के से पढ़ लिया कि जब लावा का जो टुकड़े निकलते हैं उससे गर्म होता है, तो गर्म से क्या पता चलता है कि दाब कितना पड़ा। ठीक है, दाब से पता चलता है कि घनत्व कितना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों चीजें मालूम पड़ती हैं। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत से, तो उसके अंदर का रिसर्च इसी से पता लगाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जो ओरिजिनल और प्रत्यक्ष जो स्रोत पता लगता है पृथ्वी के अंदर के बारे में, वो यही है, एक यही अच्छा और प्रूफ वाला स्रोत है। ठीक है, भूकंप, भूकंप के बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी थोड़ा सा आंतरिक क्रस्ट के बारे में जानने के लिए इसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, तो
इससे कैसे पता चलता है क्या अंदर पृथ्वी के अंदर रिसर्च में क्या कितना है, किस तरीके से है, ठीक है। क्या है, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी दोबारा से बना लेता हूं, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी में क्या है, एक ये गोल यहां बना देता हूं मैं, ठीक है। जब पृथ्वी यहां से आता है, यहां इसको हम फोकस कहते हैं। जब भूकंप स्टार्ट होता है पृथ्वी के नीचे से तो उसको क्या बोलते हैं, फोकस, फोकस, ठीक है, भूकंप फोकस, ठीक है। जब यहां तक पहुंचता है तो उसको बोलते हैं केंद्र, भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र, या इसको बोलते हैं फोकस या भूकंप मूल, ठीक है। मूल जहां से स्टार्ट होता है वहां बोलते हैं फोकस या भूकंप मूल, और जहां पहुंचता है उसको बोलते हैं भूकंप केंद्र, ठीक है। ये उल्टा लगता है केंद्र, इससे पता चलता है कि भूकंप यहीं से आया, लेकिन इसका उल्टा है। केंद्र जहां पृथ्वी के ऊपर आया है उसको बोलते हैं केंद्र यहाँ पर, और यहाँ बोलते हैं इसको फोकस या भूकंप मूल, जहां से आता है, ठीक है। भूकंप को 3 तरीके से मापा जाता है। जैसे पहला है पी से, पी यानी प्राथमिक वेग, ठीक है। दूसरा है एस वेव, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव या द्वितीयक वेव बोल सकते हैं इसके, द्वितीयक वेव, ठीक है। तीसरा बोलते हैं धरातलीय, एल, धरातलीय वेव, ठीक है, इसको बोलते हैं एल नाम से, ठीक है। एल, एस और पी, ये प्राथमिक, सेकेंडरी और धरातलीय वेव। तो ये क्या होता है, इसको किस तरीके से हम मापते हैं कि इसके वजह से कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम माप सकते हैं, मतलब उसका रिसर्च कर सकते हैं। तो किस तरीके से, पी, एस और एल। सबसे भयंकर और सबसे बेकार वाली किरण वो वेव कौन सी होती है, तो पी वाली। क्यों, क्योंकि इसके बारे में अभी जानकारी करेंगे। और उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद धरातली यानी इसको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है इसके बारे में, जैसे ये है, यहां से आया तो ये आया यहां तक, ये यूं आया, ठीक है, ये यूं आया, इसका यूं आया, इसका यूं आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से आया। तो ये क्या है, पी वेव, पी वेव है ये, ठीक है। यानी ये भूकंप आ रहे हैं, ये पी वेव बोल, पी पी पी। अब क्या है, सेकेंडरी वेव भी आएंगे, तो सेकेंडरी वेव यहां कर देते हैं, एस एस एस, यहां पर भी आएंगे एस एस एस, ठीक है। ये पी और एस क्या है, पृथ्वी के क्रोध तक नहीं जा पाते हैं। तो मैं दूसरा बताऊं, जो प्राथमिक वेव है, प्राथमिक वेव पी वेव, प्राथमिक वेव ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों को पार करता है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में आता है। अब एस सेकेंडरी वेव में क्या है, ये सिर्फ ठोस में आता है, सेकेंडरी वेव ठोस में ही आता है, ठीक है। ये द्रव में नहीं आता है, ना ही गैस में आता है, ठीक है। तो ये ठोस, द्रव, गैस प्राइमरी वेव है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में आता है, सेकेंडरी वेव ठोस में आता है, ठीक है। अब क्या है, प्राइमरी वेव यहां तक आता है, यहां तक आता है, लेकिन सेकेंडरी वेव यहीं तक रुक जाता है, ठीक है। अब क्या है, प्राइमरी वेव देखो, प्राइमरी वेव यहां से यूं आता है, फिर यूं आता है, प्राइमरी वेव यूं आता है, यूं आता है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मुड़ जाता है, यूं आएगा, यूं आएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बीच में ठोस चीज है, टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए ये यहां से मुड़ जाता है इस तरीके से। तो ये प्राइमरी वेव है, क्योंकि ये ठोस चीज है यहाँ पर, तो यहाँ सेकेंडरी वेव नहीं आ पाते हैं। तो प्राइमरी वेव ठोस, द्रव, गैस तीनों में पार कर जाते हैं, तो यहाँ प्राइमरी वेव ही आ पाते हैं, ठीक है।
क्योंकि प्राइमरी वेव ठोस द्रव गैस तीनों को पार कर जाते हैं, तीनों में आते हैं, तो इसलिए यह प्राइमरी वेव आए। लेकिन सेकेंडरी वेव क्या है, यहीं तक रह जाते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की गहराई कितनी है, क्या है, किस तरीके से है, उस टेम्परेचर, दाब, घनत्व, ये सब पता चल जाता है। ठीक है, अब ये इससे पता चलेगा कि आपको भूकंप से और ज्वालामुखी से, इससे पता चल गया। लेकिन थोड़ी बहुत हम जानकारी करते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, जैसे ये है क्रूड, ठीक है, ये तीन चीज है, ये वाला है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है क्रूड। क्रूड में क्या है, यहां से दाब बढ़ेगा, यहां से दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो यहाँ घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ने से यहाँ यहाँ घनत्व बढ़ेगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ेगा मतलब, तो ताप भी यानी दाब, घनत्व भी कितना होगा, जैसे मैंने अब शुरू में ही बता दिया था, दाब दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। ठीक है, इन चीजों से ही इसके बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, अब क्या है, जैसे दाब बढ़ा तो घनत्व बढ़ा, यानी उस चीज की डेंसिटी बढ़ी, घनत्व मतलब डेंसिटी। ये है टेम्परेचर, ये है प्रेशर। ठीक है, ये है प्रेशर। तो दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, यहाँ घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, यहाँ का बीच के क्रूड का टेम्परेचर कितना है, 6000 सेल्सियस, 6000 सेंटीग्रेड है बीच के क्रूड का ताप। लेकिन आप सोच रहे होंगे 6000 डिग्री सेल्सियस ताप है तो इसको तो पिघल जाना चाहिए, यानी लिक्विड फॉर्म में हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है, ये वाला चीज जो क्रूड है वो ठोस 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 में है। 6000 डिग्री सेल्सियस पर कोई सी चीज को लाएंगे तो भाप बन जाएगी या उड़ जाएगी। लेकिन क्या है ये 6000 डिग्री सेल्सियस पर है, लेकिन ये ठोस चीज में। क्यों? क्योंकि यहाँ से दाब बढ़ा, इसका घनत्व बढ़ा, लेकिन घनत्व एक दाब इस तरीके से बढ़ता है कि हर समय घनत्व नहीं बढ़ेगा। जैसे कोई चीज है, मैंने ये चीज है, इस पर दाब लगाऊंगा तो घनत्व इसका यूं बढ़ जाएगा। लेकिन अब यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, परपटी आ रही है, यानी एक चट्टाने हैं, इधर अंदर चट्टाने हैं, खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रेशर कर रही है, इस चीज को, इसको क्या है, इसको प्रेशर कर रही है। तो दाब बढ़ने के साथ इसका घनत्व ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, और यहाँ से प्रेशर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रेशर आ रहा है, चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है। तो कोई चीज जब दाब बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, कितना बढ़ गया, 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक लिमिट होती है, घनत्व बढ़ने की एक लिमिट होती है, क्योंकि दाब बढ़ेगा, चारों तरफ से दाब बढ़ रहा है, तो वो चीज लिक्विड फॉर्म में न बढ़ के, क्योंकि दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा। 6000 डिग्री सेल्सियस में जो ताप बढ़ा है वो अब क्या है, एक लिमिट में बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ गया तो, लेकिन प्रेशर चारों तरफ से, नीचे से ऊपर से लग रहा है, तो वो क्या है, जितना ताप बढ़ेगा और जितना प्रेशर बढ़ेगा वो क्या है, लिक्विड वाली चीज क्या है, ठोस में बदल जाएगी। इसलिए इतना ठोस है, इसका 6 डिग्री सेल्सियस पर भी ठोस चीज है वो। ठीक है, अंदर का ये क्रूड चीज। ठीक है, तो इसी को हम बताए थे। तो फिर आज का हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चैप्टर हमारा खत्म हो गया, मतलब ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो ये सब आपको करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेट होते हैं, हम मोटिवेशन मिलता है, तो और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम चैप्टर को, इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।